So that's why you have to just कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट टू केसेस दैट वी हैव डिस्कस। जो हम लोगों ने दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसी पे कंसंट्रेट करना है, पहला और दूसरा जो अभी तक के लेक्चर में हो गया है। ठीक है, आज जो लेक्चर होगा इसमें मैं तुम्हें डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूं। जो केस नंबर 3 है उसका मैं बस तुम्हें प्रोसेस बता दूंगा और तुम खुद से डेरिवेशन जो है कर सकते हो अगर चाहो तो, बिकॉज द डेरिवेशंस आर टू लेंथी एंड दे आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, सो इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो डायरेक्ट जो है तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो the third case, if you will see the third case is finite long fin with convection heat loss from its free end. Okay, so अगर हम एक फाइनाइट लेंथ की फिन माने, मतलब लेंथ तो तुम जनरली हम लोग लेके चलते आ रहे हैं एल अगर हम ले लें लेंथ, ठीक है, तो लेंथ एल लेंथ की अगर फिन है हमारे पास लॉन्ग फिन विथ कन्वेक्शन हीट लॉस फ्रॉम द फ्री एंड, तो उस केस में जो हमारा थीटा का फॉर्मूला है वो क्या होगा, थीटा थीटा बी में क्या रिलेशन होगा, एक तो ये हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास हीट ट्रांसफर की इक्वेशन है वो कैसी आती है। और एट द लास्ट जब चौथा केस भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा तो उसके बाद ना मैं एक टेबल तुम लोगों को बना दूंगा जिससे याद रखने में तुम लोगों को आसानी हो जाएगी चारों केसेस के जो फॉर्मूले हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग इसका जो डेरिवेशन है ये हम नहीं करेंगे, बट जस्ट मैं तुम्हें प्रोसेस समझा देता हूं कि इस वाले केस के लिए क्या क्या हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो केस 3 है तुम्हारा फाइनाइट लॉन्ग फिन, मतलब जो फिन है तुम्हारा उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ मानेंगे विथ कन्वेक्शन हीट लॉस फ्रॉम इट्स फ्री एंड, मतलब फ्री एंड जो है मतलब जो टिप है इसकी, ठीक है, वहां से हमारा क्या है कन्वेक्शन हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, जो सेकंड केस था वो ये था कि हम लोगों ने टिप को क्या माना था, इंसुलेटेड माना था। ठीक है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर को अभी आज यहाँ पे रिकैप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लास्ट में ऑलरेडी रिकैप करेंगे जो हमने पढ़ा है। ठीक है, उसको हम लोग रिकैप करने वाले हैं लास्ट में जो फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इसीलिए मैं प्रीवियस लेक्चर को रिकैप नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को जो कंडीशन लगानी है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। ठीक है, वो क्या होगी बाउंड्री कंडीशन की, एट अगर मैं बात करूं एट x इजिकल टू एल, एट x इजिकल टू एल, एट x इजिकल टू एल द टेम्परेचर विल बी, यू हैव टू assume the temperature like if I am assuming the temperature T to be TL, अगर मैं टेम्परेचर को TL मान लेता हूँ एट x इजिकल टू एल, ठीक है, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है TL माइनस T इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा एल लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा, और ये चीज अननोन होगी क्योंकि अगर हमारा ये टी एल नोन है तभी हम ये बता सकते हैं जो थीटा एल है। ठीक है, उसको, ठीक है, तो अगर इस तरीके से तुम इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से तो यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन बाय अप्लाइंग दीज बाउंड्री कंडीशंस। ओके, तो ये बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद यू हैव टू यूज अगेन द सेम इक्वेशन, द इक्वेशन नंबर 2 as well as these boundary conditions. Okay, so ये जो बाउंड्री कंडीशन है दूसरी एक तो ये बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी कि एट x इक्वल टू एल टी की वैल्यू टी एल के बराबर होगी, एक बाउंड्री कंडीशन तो ये होगी पहली। ठीक है, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हो गई, और जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन होगी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है देखने में। तो ये हम लोग देखो जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन होगी वो हमने क्या बोला कि जो हमारा टिप है, टिप से हमारा कन्वेक्टिव हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर टिप से हमारा कन्वेक्टिव हीट लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो टिप में हमारा वहां पे क्या होगा, द कंडक्टिव हीट लॉस जो होगा टिप से दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, कन्वेक्टिव हीट लॉस, क्योंकि हीट तुम्हें पता है कि हीट तो एक ही होती है, चाहे कन्वेक्शन से ट्रांसफर हो चाहे हमारे रेडिएशन से ट्रांसफर हो। जैसे तुम्हें पता है किसी भी सर्किट में हम बनाते हैं तो जो हीट लॉस हमारा कंडक्शन से ट्रांसफर हो रहा था वही हमारा हीट जो है सेम ट्रांसफर हो रहा होता है, किससे, कन्वेक्शन से हो रहा होता है। तो दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो ये होगी कि जो क्यू कंडक्टिव होगा, जो फिन का एंड है वहां पे जो क्यू कंडक्टिव जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू कन्वेक्टिव। ठीक है, तो वो क्यू कन्वेक्टिव के बराबर होगा, एक तो ये लगाना है। तो ये अगर रिलेशन तुम लगाते हो तो इस रिलेशन से तुम्हें मिलेगा ये के इंटू क्यू कंडक्टिव की वैल्यू क्या होगी, के इंटू ए सी, और क्या होगा ये डी थीटा बाय
dx, दिस विल बी d थीटा बाय dx या फिर dt बाय dx, जो भी तुम लगाना चाहो, d थीटा बाय dx एट x इक्वल टू l, ये तुम निकाल लोगे, ठीक है, कि एट x इक्वल टू l कितना है, इसकी जो वैल्यू है वो q कन्वेक्टिव जो फिन से हमारा ट्रांसफर होगा, जो फिन का जो टिप होगा, जैसे ये टिप है अगर, ठीक है, तो इस टिप से जितना भी यहाँ पे q कन्वेक्टिव ट्रांसफर होगा, दिस विल बी द q कन्वेक्टिव, ठीक है। तो q कन्वेक्टिव अगर यहाँ का टेम्परेचर हमने t L माना हुआ है, एट डिस्टेंस L, हम क्योंकि यहाँ पे बात करें एट डिस्टेंस L वी हैव एज्यूम द टेम्परेचर टू बी TL, हमने ये माना है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो हमने अगर ये एज्यूम किया हुआ है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे T इक्वल टू TL ले लेंगे, ठीक है, तो Q कन्वेक्टिव उसके हिसाब से निकाल लेंगे। आउटसाइड का तुम्हें पता है, आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, या हम लोग मानते आ रहे हैं इसको T इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग Q कन्वेक्टिव लिख सकते हैं, Q कन्वेक्टिव की जो वैल्यू होगी दैट विल बी H इंटू AC मल्टीप्लाइड बाय T जो सरफेस का टेम्परेचर होगा TL माइनस T इन्फिनिटी। सो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ये एक तो ये कंडीशन लगाओगे पहली और दूसरी, ये दोनों चीजों को सॉल्व कर करके, और तुम्हारे पास जो फाइनल इक्वेशन है थीटा और थीटा बी में जो रिलेशन है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मैं बता देता हूँ फाइनल रिलेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ थीटा और थीटा बी का, ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज करना है तुमने, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो है इस पे अगर एक लाइन और यहाँ पे एक स्टेप और मैं सॉल्व कर देता हूँ, जिससे कभी जरूरत पड़े तुम सॉल्व कर पाओ। तो k इंटू ए सी और थीटा की यहाँ पे वैल्यू डाल देना, डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो डी थीटा बाय डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी, मैं बता देता हूँ इसकी जो वैल्यू आएगी, दैट विल कम आउट टू बी mc1 e रेज टू द पावर प्लस ml आएगा एट x इक्वल टू l, एट x इक्वल टू l अगर डालोगे तो ये आ जाएगा mc2 e रेज टू द पावर माइनस ml, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा HAC इंटू, ये तो तुम्हारा पता ही है, ये तो थीटा L हो जाएगा, तो थीटा L लिख दो चाहे ये लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। तो अभी तो हम यही लिख के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये इक्वेशन तुम सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और जो पहली वाली कंडीशन है वो लगाओगे, ठीक है। पहली वाली जो देखो जो बाउंड्री कंडीशन है पहली वाली वो तो वही रहेगी कि एट द बेस द टेम्परेचर विल बी T0, ठीक है। जो पहली बाउंड्री कंडीशन हर किसी में लगाते आ रहे हैं हम लोग कि एट x इज इक्वल टू 0, अगर हम बात करें एट x इज इक्वल टू 0 वी विल गेट द टेम्परेचर टू बी T0, द टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू T0, जो हम पहली बाउंड्री कंडीशन हर केस में यूज करते आ रहे हैं। तो वो वाली और दूसरा ये वाला, ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो इजीली यू विल गेट द फाइनल रिलेशन। नाउ आई एम राइटिंग डाउन द फाइनल रिलेशन, ठीक है। सो फाइनल रिलेशन यू विल गेट द फाइनल रिलेशन एज थीटा एंड थीटा बी में जो फाइनल रिलेशन आएगा थीटा अपॉन थीटा बी, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल कम टू बी cos h, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती है, ठीक है, cos h m l माइनस x वेयर l इज द लेंथ ऑफ द फिन, ठीक है, दैट वी हैव एज्यूम्ड, प्लस h अपॉन m k, ठीक है, sin h m l माइनस x, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो फाइनली cos h m l, इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत लेंथी है और कोई फायदा है नहीं इसको करके, क्योंकि एग्जाम में इसका डेरिवेशन आना नहीं है। अगर करना चाहो तो जो ऊपर प्रोसेस बताया है उससे तुम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय mn, ठीक है। सो यू विल गेट दिस, these all will be small l, okay, so cos h m l minus x plus h by mk sin h m l minus x divided by cos h m l plus h mk sin h m l, ठीक है, h by mk sin h m l, you will get this theta upon theta b के बीच जो हमारा रिलेशन होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, नंबरिंग तुम देख लेना, नंबरिंग का मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हम लोगों को याद, ठीक है, ये हो गया। ये हम लोगों को याद रखना, ठीक है। ये किसका केस हो गया भाई, ये केस किसका हो गया, ये हमने मान लिया कन्वेक्टिव, ये हमारा जो केस है ये है हमने क्या माना है कन्वेक्टिव टिप फिन, ठीक है, कन्वेक्टिव टिप फिन माना है, मतलब जो हमारा टिप का फिन है वहां से हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थीटा बाय थीटा बी की वैल्यू होगी। अगर तुमसे पूछता है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू फिन की वैल्यू क्या होगी,
इस केस में अगर हम कन्वेक्टिव टिप फिन माने तो क्यू कन्वेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू कन्वेक्टिव भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है, या क्यू फिन जो है उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। जो हमारा क्यू फिन होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते आए हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, माइनस के ए सी डी टी बाय डी एक्स, ठीक है, एट एक्स इजिकल टू एल, उससे तुम निकाल लोगे। इसकी जो वैल्यू आती है वो भी नियरली उसी तरीके से इक्वेशन होती है जो हमने अभी तक पढ़ी है, एच पी के ए सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा बी यहाँ पे आता है, तो थीटा बी लिख लो या फिर यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू डाल दो, जो भी तुम करना चाहो। मैं अभी थीटा बी लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा साइन एच एम एल, ठीक है, प्लस एच बाय एम के कॉस एच एम एल डिवाइडेड बाय कॉस एच एम एल। You will, if you will solve as we have solved for other cases, then you will get the final equation for Q fin, कि फिन से कितना हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, इसका भी डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें बस इक्वेशन याद रखनी है। तो ये इक्वेशन आती है, ठीक है। इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे करके मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप के थीटा बी की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। थीटा बी की वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा एच पी के ए सी, ये तो वही रहेगा। थीटा बी हमारा क्या है, थीटा बी हम लोगों ने किसको माना था, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी को माना था, ठीक है, जो बेस का टेम्परेचर है माइनस जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, बाकी सारी क्वांटिटी वही रहेगी। साइन एच एम एल प्लस एच अपॉन एम के कॉस एच एम एल डिवाइडेड बाय कॉस एच एम एल प्लस एच अपॉन एम के साइन एच एम एल एम माइनस एल, ठीक है। ये जो इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन फॉर क्यू फिन, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन पे ज्यादा हमें जाना नहीं है, और हम लोगों को बस ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमें याद रखना है, जिससे कभी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो वहां पे हम इसको अप्लाई कर पाए, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई क्यू फिन की, ठीक है। अब एक लास्ट केस बच रहा है, तो लास्ट केस जो है, लास्ट केस में तुम लोग को बता देता हूँ। लास्ट केस जो है उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास जो फिन है उसको हम फाइनाइट लॉन्ग मान लेते हैं, और जो हमारा टेम्परेचर है एट लेंथ एल उसको हम एल मान लेंगे। तो उस केस में क्या आएगा, ठीक है। तो केस 4 में बता देता हूँ, ठीक है। केस 4, सो केस 4, जो केस 4 है उसमें हम लोग मानते हैं द बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं। जो केस 4 होता है उसमें बाउंड्री कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन फॉर फाइनाइट लॉन्ग, फाइनाइट लॉन्ग का मतलब लेंथ हम लोग एल ले लेंगे, फिन with specified temperature at its free end, ठीक है। ये चौथा केस है। तो टेम्परेचर जो हम मान लेंगे, मतलब ये कुछ चीजें हमें माननी पड़ेगी, तो जो हम लोग ये मान लेंगे कि एट एक्स इजिकल टू एल, टोटल लेंथ हमारी एल है, ठीक है। तो एट एक्स इजिकल टू एल, स्मॉल एल ही ले लिया है हमने, ठीक है। तो एट एक्स इजिकल टू एल जो हमारा थीटा एल होगा, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे कि टी एल माइनस टी इन्फिनिटी, मतलब जो एल लेंथ पे, मतलब यहाँ पे जो जैसे बताया था कि अगर ये फिन है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है that is TL. We are assuming this temperature to be TL and length of the fin we are assuming to be L. This is the L, ठीक है, length we are assuming to be L, ठीक है। तो ये है हमारा। अब इस केस में अगर सॉल्व करते हो तो वही दोनों इक्वेशन चाहिए हमें, एक तो थीटा और थीटा बी के बीच रिलेशन चाहिए और क्यू फिन चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा दोनों की दोनों इक्वेशन, ठीक है। बस केस समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा केस है। तो जो डायरेक्ट इक्वेशन में लिखूंगा उसमें तुम लोगों को जो थीटा और थीटा बी का रिलेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है।
तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ थीटा अपॉन जो थीटा बी आएगा, ठीक है, that will come out to be sin h m l माइनस एक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है बट उससे हम लोगों को कुछ वो नहीं करना है, प्लस टी एल माइनस टी इन्फिनिटिव, और टी एल माइनस टी इन्फिनिटिव को थीटा एल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं टी एल माइनस टी इन्फिनिटिव ही लिख रहा हूँ पहले इक्वेशन में, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव साइन एच एम एक्स डिवाइडेड बाय, ये जो सॉल्व करने के बाद आता है ये बाउंड्री कंडीशन जो भी हमने मानी है इसको हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है साइन एच एम एल माइनस एक्स प्लस टी एल माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव साइन एच एम एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज आवर वेरिएबल, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी विल गेट फाइनली, ओके। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ, थीटा अपॉन थीटा बी विल बी इक्वल टू साइन एच एम एल माइनस एक्स प्लस ये क्या है थीटा एल है, तो थीटा एल अपॉन थीटा ये क्या है थीटा नॉट है, ठीक है, थीटा नॉट टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर थीटा इसको सॉरी ये तो थीटा बी हमने माना था तो थीटा बी लिखो, थीटा बी, ठीक है, साइन एच एम एक्स डिवाइडेड बाय साइन एच एम एल, ठीक है। साइन कन्वेंशन हो सकता है डिफरेंट हो भाई, देखो कहीं कहीं पे जो साइन कन्वेंशन तुम्हें मिलेगा किसी किसी बुक में ऐसा हो सकता है कि जो बेस का टेम्परेचर है उसको टीबी मान लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे जो बेस का टेम्परेचर है उसको टी नॉट माना है, तो जहां पे टीबी मानता है वहां पे थीटा बी लिखता है, लेकिन हमने यहाँ पे थीटा बी लिखा हुआ है बेस, ठीक है। तो कहीं थीटा बी मिल जाएगा कहीं थीटा नॉट मिल जाएगा, बट बात एक ही है, ठीक है। थीटा बी अगर लिखा है इसका मतलब टीबी माइनस टी इन्फिनिटी है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और थीटा नॉट कहीं लिखा है तो इसका मतलब टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, सो जस्ट दिस इज जस्ट अ साइन कन्वेंशन, नथिंग मोर देन दैट। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि साइन कन्वेंशन अलग अलग मिल जाए तुम्हें बुक में, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, साइन कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन थीटा अपॉन थीटा बी की, और जो क्यू फिन होगा इसके लिए इस केस में जब हम फाइनाइट लेंथ का फिन मानेंगे और उसका टेम्परेचर हम क्या मान रहे हैं, उसका हम टेम्परेचर मान के चल रहे हैं क्या TL, ठीक है। तो उस केस में जो क्यू फिन आएगा, द क्यू फिन दैट यू विल गेट that will come out to be root under HP KAC TL minus T infinity plus T naught minus T infinity, you will get this cos H M L minus 1, sorry, you will get this as cos ml minus 1 divided by this is small l total length divided by sin m, ठीक है। So you will get this will be the final equation, this will be the final equation, okay, this will be the final equation for Q fin in case of the fin, when the fin is taken as finite length and the tip temperature is assumed to be TL जब हम टिप टेम्परेचर मानेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चारों केसेज है उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया, जो इक्वेशंस है वो हमने बता दी। इसमें ज्यादातर जो तुम्हें कंसंट्रेट करना है वो फर्स्ट दो केसेज पे करना है, ठीक है। ये बस इक्वेशन इसलिए मैंने लिख दी है क्योंकि तुम लोगों को एटलीस्ट ये पता हो कि जो इक्वेशन अगर चार केसेज है तो चारों केसेज की इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टू केसेज हैं, those cases are most important and these cases are least important, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि न्यूमेरिकल में केस 3 या केस 4 से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बट डिराइव करने के लिए कभी भी नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही लंबा है, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है इसको तुम डिराइव कर पाओ, एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक तुम लोगों को टेबल बना देता हूँ जिस टेबल में यहाँ पे
हम लोग सारी जो वैल्यूज थी हमारी उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो टेबल हमारी कुछ इस तरीके की होगी। इस तरीके की कुछ एक टेबल हम लोग बना लेते हैं जिससे हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस टेबल में जो सारी इक्वेशन है वो हम लिख देंगे केस बाय केस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास केस है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टिप कंडीशन एट x इजिकल टू L, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे आ जाएगी क्यूब फिन, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी मैं इसको बनाता नहीं हूँ, मैं तुम्हें बनी बनाई जो टेबल है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको हम लिखेंगे तो चारों केसेस में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो टेबल है ये मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को मिल जाएगी ये टेबल, ठीक है, जिसमें चारों केसेस के लिए जो हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूब इन की इक्वेशन निकाली है वो सारी हम लोगों के पास होंगी, ठीक है। सो हम लोग आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आज, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, वो एग्जाम में तुम्हारे आ रखा है, ठीक है। जो मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है बिल्कुल सिमिलर तरीके का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो तुम्हारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। द वैल्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। तो जो एग्जाम में आया एग्जैक्टली वो भी मैं करा दूंगा, बट अभी फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम है उसमें आया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल हमारे पास आया है, ठीक है। ओके, सो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे पास जो है ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ था, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले न्यूमेरिकल समझ लेते हैं किस तरीके का। देखो, वन एंड ऑफ अ लॉन्ग रॉड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज इंसर्टेड इन अ फर्नेस, ठीक है। मतलब एक 3 सेंटीमीटर की कोई रॉड है जिसको हमने फर्नेस में इंसर्ट किया हुआ, ठीक है, विद द आउटर एंड प्रोजेक्टिंग इनटू द आउटसाइड एयर, जिसमें से जो रॉड की जो एक एंड है वो तो फर्नेस में है और दूसरी एंड जो है वो आउटसाइड एयर में है, ठीक है। तो समझ सकते हो एक तरीके से फिन ही हो गया है, ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफर होगा। वंस द स्टडी स्टेट इज रीच्ड, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब स्टडी स्टेट हमारा आ चुका है, ठीक है, रीच्ड द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज मेजर्ड एट 2 पॉइंट। जब स्टडी स्टेट हमारा आ गया, मतलब रॉड में जब स्टडी स्टेट आ गया, कांस्टेंट हो गया जब टेम्परेचर रॉड में, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2 पॉइंट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं जो कि
एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। मतलब हमने कोई भी दो पॉइंट, जो रॉड था, एक एंड तो रॉड का फर्नेस में है, दूसरा एंड हमारा आउटर जो इन्वायरमेंट है उसमें है, और कोई भी दो पॉइंट हम बीच में रॉड के ले रहे हैं जो कि 15 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कहाँ लिया है हमने बस दो पॉइंट का टेम्परेचर लिया है जो कि 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। उसमें से ये पाया गया कि जो 15 सेंटीमीटर अपार्ट है उसमें एक पॉइंट का टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड आता है और एक का आता है 100 डिग्री। मतलब जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो तुम्हारा 140 डिग्री आ रहा है और 100 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन द एटमॉस्फेरिक एयर इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बाहर की एयर है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे माना हुआ है, विथ कन्वेक्शन कोफिशिएंट ऑफ 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब हमारे पास आउटसाइड T इंफिनिटिव की वैल्यू दी हुई है और H की वैल्यू दी हुई है, जो आउटसाइड हमारा एयर है उसके H की वैल्यू दी हुई है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड मटेरियल, तुम्हें ये बताना है कि जो तुम्हारी रॉड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसका मैं तुम लोगों को पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम देख लो, ये इस तरीके का है, ठीक है। देख सकते हो कि एक्चुअली जो ये केस है, ये केस हमारा, इसमें हमारा जो केस है वो इनफाइनाइट लॉन्ग का केस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास लेंथ नहीं दी हुई है। अगर देखोगे इस क्वेश्चन में, तो अगर ये फाइनाइट का केस होता, फाइनाइट लेंथ का केस होता, तो इसमें लेंथ की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो फाइनाइट लेंथ का ये केस नहीं है, इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ का ही केस है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को जो गिवन है वैल्यू ये दी हुई है कि वन एंड ऑफ द लॉन्ग रॉड इज इंसर्टेड इनटू द फर्नेस, और ये देख सकते हो ये हमारा फर्नेस है, यहाँ पे ये देख सकते हो दिस इज अ फर्नेस, ठीक है। H की वैल्यू बाहर दी हुई है, T इंफिनिटिव की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बाहर दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये 15 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब हम कहीं भी वैल्यू मेजर कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है ये पॉइंट, इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे T0 की वैल्यू और TL की वैल्यू दोनों दी हुई है, ठीक है। कि T0 की वैल्यू जैसे यहाँ पे दी हुई है 140 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर किया, इस पॉइंट का 140 आ गया और इस पॉइंट का आ गया हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और तुमसे ये पूछा हुआ, तुम ये बताओ कि इस जो रॉड है थर्मल, हमारे पास जो रॉड है इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन तुम लोग देख लो एक बार ढंग से, इसको समझ लो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। सो जैसा मैंने बोला, अगर इसमें लेंथ दी होती तो हम इसको फाइनाइट का केस मानते, ठीक है। बट लेंथ नहीं दी है तो हमें फाइनाइट का केस लेके नहीं चल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें इसको एक इनफाइनाइट लॉन्ग का केस मानना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेंथ का केस जो है वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था तुम लोगों को कि कुछ एजम्पशन होते हैं, जो भी हम हीट ट्रांसफर में जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसमें हमेशा जो हमारा क्या कहते हैं कि एजम्पशन रहता है वो हमेशा वही रहता है। पहली चीज तो ये कि कोई भी चीज हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम स्टडी स्टेट मान के चलते हैं, ठीक है। विदाउट द स्टडी स्टेट वी कैन नॉट कैलकुलेट एनीथिंग, बिकॉज इफ द टेम्परेचर इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो फिर वो हमारे लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए हमारे कुछ एजम्पशन है यहाँ पे। पहला एजम्पशन ये है कि हम मानेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। दूसरा एजम्पशन ये है कि वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हम मान के चलेंगे कि हीट एक डायमेंशन में हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। कांस्टेंट प्रॉपर्टीज मतलब आइसोट्रोपिक मटेरियल मानेंगे, ये मानेंगे कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है रॉड की वो इस एंड पे मान लो चाहे इस एंड पे आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ वो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। चौथा हम लोग ये मान के चलेंगे इसमें नो हीट इंटरनल हीट जनरेशन, जैसा मैंने बताया था डेरिवेशन में ही बताया था कि हीट जनरेशन हम लोग जीरो मान के चलेंगे कि इसके अंदर कोई हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड जो पांचवी चीज हम इसको मानेंगे वो हम क्या मानेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का फिन मानेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो एजम्पशंस हमने क्या क्या लिए हैं, ये एजम्पशंस तुम्हें लेने पड़ेंगे, ठीक है। विदाउट टेकिंग दिस एजम्पशन यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एजम्पशन ऑलरेडी मतलब जब तुम ड्राइव करते हो इक्वेशन वहीं पे ले लेते हैं एजम्पशन, ठीक है। बट दोबारा से मैं बता रहा हूँ जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कि क्या क्या एजम्पशन हमारे होते हैं जो हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग फिन होता है या कोई भी फिन के लिए हम जब इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो ये सारी कंडीशंस हम लोग लगाते ही लगाते हैं, ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सारी कंडीशंस वही होती हैं।
कोई भी फिन के लिए तुम इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमें क्या करना है, इनफाइनाइट फिन की जो इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर भूल गए हो इक्वेशन, ठीक है, तो इनफाइनाइट फिन के लिए जो थीटा अपॉन थीटा बी की जो वैल्यू थी, ठीक है, मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। थीटा अपॉन थीटा नॉट या थीटा अपॉन थीटा बी की जो वैल्यू थी, ये हमारे पास, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक है। थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या था, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट ई रेज़ टू द पावर mx था, ठीक है। या थीटा अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू किसके बराबर थी, ई रेज़ टू द पावर mx के बराबर थी, या ये वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए यहाँ पे देख सकते हो t माइनस टी इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू क्या था, ई रेज़ टू द पावर माइनस mx था। तो इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे to find out the thermal conductivity of this particular rod, ठीक है। तो इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं। So let us start solving this numerical। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है 4 हमें ये पता है कि 4 इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे तुम कहीं भी टेम्परेचर निकाल सकते हो, फिन पे किसी भी पॉइंट पे तुम टेम्परेचर निकाल सकते हो, वही थीटा अपॉन थीटा नॉट वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय as you know, this is given by theta is equal to theta naught e raised to the power minus mx। this is the equation for infinite long fin, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, theta upon theta naught will be equal to e raised to the power minus mx, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, t माइनस टी इन्फिनिटिव होती है, और थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव, वेयर टी नॉट इज द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द पर्टिकुलर सरफेस, जो भी सरफेस दिया है जहां पे फिन अटैच किया वहां पे बेस पे ये जो टेम्परेचर है वो होगा ई रेज़ टू द पावर mx, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टार्टिंग पॉइंट की, ठीक है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा क्या होगा कि एट x इजिकल टू 0 पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एट x इजिकल टू 0 यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारा गिवन है। अगर देखोगे इस क्वेश्चन में तो एट x इजिकल टू 0 हमारा जो टेम्परेचर है दैट इज गिवन एट x इजिकल टू 0। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो पॉइंट है इसको हमने x इजिकल टू 2 पॉइंट है हमारे पास, एक 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो हमारा x इजिकल टू 0 पे है, जहां पे टेम्परेचर हमें पता है, और इसको हम मान रहे हैं टी नॉट, ठीक है। तो जो टी नॉट लेंगे दैट विल बी टेकन एज 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो टी नॉट होगा दैट विल बी टेकन एज 140 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज एट x इजिकल टू 0 बिकॉज वी आर टेकिंग this particular line to be as x is equal to 0. So you are taking this line to be as x is equal to 0. That's why the temperature at x is equal to 0 is given as 140 degree centigrade. As you know, this value is given as at this point the T naught is given as 140 degree centigrade. Okay. Similarly, at x is equal to L, ठीक है। L का मतलब जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी हुई है, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात करें तो हमारा 0.15, ठीक है,
मीटर है, तो 0.15 मीटर, इफ यू सी दिस इज 0.15 मीटर। द टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन बिकॉज दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर हमने निकाला है और ये दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो दीज टू वैल्यूज आर गिवन एज यू नो, ठीक है। नाउ जस्ट पुट डाउन दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में डाल दो ये जो वैल्यूज है। बाकी टी इन्फिनिटी भी पता है, ठीक है, बाकी सारी चीजें भी पता है, तो फिर हम इसको वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग पिन की है उसमें पुट कर देंगे। तो टी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है। अगर हम x इजिकल टू एल ले लेते हैं, तो x इजिकल टू एल अगर लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये x इजिकल टू एट x, अगर इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें x इजिकल टू एल ले ले तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी TL माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव, ठीक है, विल बी इजिकल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ml। यही हो जाएगी भाई, एल x इजिकल टू एल अगर हमने ले लिया इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज पता है तो इसमें डाल दो भाई। टीएल की वैल्यू कितनी थी, टीएल की वैल्यू थी 100, ठीक है। टी इन्फिनिटिव दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड की, बाहर का जो एयर का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो 30 हो गया। फिर टी नॉट का मतलब क्या, टी नॉट का मतलब जहां पे पहला पॉइंट हमने मेजर किया था, दैट इज 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको 140 ले लेंगे माइनस टी इन्फिनिटिव को ले लेंगे, टी इन्फिनिटिव को हम ले लेंगे क्या 30, जैसा कि ये दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ml, ठीक है। तो देखो m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अभी पता नहीं है, तो m हम निकाल लेंगे भाई, m तो हमें क्या माना है हमें पता है, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू से उसको निकाल लेंगे। l की वैल्यू दी हुई है 0.15, ठीक है, 0.15 मीटर में लेना है, ठीक है, तो ये ले लेंगे। अब m हमने निकालना है, ठीक है, क्योंकि m तो हमने माना हुआ था इक्वेशन जब हमने ड्राइव करी थी, m को क्या माना था, रूट अंडर hp बाय KAC माना था, ठीक है। तो hp बाय KAC की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लो या फिर डाल दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो hp बाय KAC, ठीक है, तो अब k तो हमें निकालना है, k पता ही नहीं है तो m तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, मतलब m को हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो m की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और फिर एंटी लॉग तुम्हें लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से एक काम करना, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करके पहले क्या करना है, इसमें से इसको सॉल्व करके बाय टेकिंग एंटी लॉग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो m की वैल्यू तुम्हें यहां से मिल जाएगी, m की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी, क्योंकि अगर इसमें m डालोगे तो वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, निकालना उसमें मुश्किल पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो शॉर्ट तरीका ये है कि m की वैल्यू यहां से निकाल लो पहले तुम। तो m की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.013, ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई। अब इस m की वैल्यू तुम्हें पता है m क्या है हमारा, m है हमारा hp बाय KAC, ठीक है, और ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे पता है, ठीक है। जो फिन है वो हमारा सर्कुलर है, यहाँ पे देख सो सिलिंड्रिकल फिन है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल फिन का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा वो डाल दो, पेरीमीटर कितना होगा उसका पाई इंटू डी होगा, जो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो इसको हम लिख देंगे 3.013 इज इक्वल टू h तो दिया हुआ है, h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 दी हुई है h की वैल्यू, ठीक है। पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर किसका, ये सिलिंड्रिकल शेप का है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो सिलिंड्रिकल शेप का है इसका डायमीटर दिया हुआ है 3, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये जो पेरीफेरी है सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस में क्या हो जाएगा पाई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पाई इंटू डी लिख देता हूँ और डी को मैं ले रहा हूँ किसमें, मीटर में, 0.03, देख लेना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे शायद सेंटीमीटर में है या जिसमें भी है, हाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0.03 मीटर हो जाएगा, 0.03 मीटर ले लिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय के तो तुम्हें निकालना है, यही तो निकालना है के। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, AC इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सिलेंडर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका क्या होगा, तो π/4 d स्क्वायर होगा, तो π/4 d स्क्वायर ले लो इसको भाई, π/4 d स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, यहाँ पे जो देख सकते हो ये इसका जो एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू डाल दोगे π/d स्क्वायर, d तो पता है तो d मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, d में डाल देता हूँ यहाँ पे, d की वैल्यू है हमारे 0.03, तो इसको ले लेंगे 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो एक बार कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जो k की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 293.74 वाट पर मीटर केल्विन,
दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम? कोई यस सर। दिक्कत, कोई दिक्कत नो इसमें? सर। नो सर। देखो सबसे पहली चीज ये कि ऐसा ही बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में एक के ट्यू में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें एक इंड फर्नेस में हो और दूसरा इंड अगर सराउंडिंग में है, ठीक है, और अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का हमने टेम्परेचर मेजर किया हुआ है उस रॉड में, तो हम उसको इनफाइनाइट लेंथ की जो रॉड है वो मान लेंगे, और इनफाइनाइट लेंथ का फिन हम उसको एज्यूम कर लेंगे। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का तुम फिन उसको एज्यूम करते हो, तो इनफाइनाइट लेंथ के फिन की जो इक्वेशन होती है वो होती है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट ई रेज टू द पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, और बाकी जो कंडीशन दी हुई है वो लगा देना। एक्स जैसे दो पॉइंट के बीच मेजर किया है कहीं पे भी, तो एक्स एक पॉइंट तुम्हारा एक्स इजिकल टू 0 हो जाएगा और एक पॉइंट तुम्हारा एक्स इजिकल टू एल हो जाएगा। ठीक है, और एल वो लेंथ हो जाएगी जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में तुमने मेजर किया है। ठीक है, तो यहां से तुम लोग जो है इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। कहीं पे भी अगर स्टेप में कोई दिक्कत हो तो यहाँ से पूछ सकते हो तुम, इस स्टेप में अगर कहीं प्रॉब्लम हो। और हमेशा ध्यान रखना यहाँ तुम एम की वैल्यू मत पुट कर देना, कॉल सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एम पहले निकाल लो, उसके बाद इसको इक्वेट कर दो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, इसको स्क्वायर कर लेना, फिर उसके बाद स्क्वायर करोगे, एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करने के बाद ये सारी क्वांटिटी इधर चली जाएगी, फिर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये देख लो एक बार, अगर किसी को दिक्कत हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पूछा जा चुका है ये ऑलरेडी। बस टेम्परेचर की जो वैल्यू थी या जो एल की वैल्यू थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, तो वो भी मैं करा दूंगा, जो आया हुआ है उसका भी आंसर हम लोग निकाल लेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, वो आज मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, और नोट्स भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं नोट्स कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हैंड रिटन बन पाए मेरे से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी टाइम हम जो है हमारा ये सॉफ्ट कॉपी के नोट्स बनाने में लग चुका है, तो टाइम है नहीं अपने पास। ठीक है, काफी सारी चीजें होती है सॉफ्ट कॉपी में, तो उसमें हमने ऑलरेडी टाइम दे दिया है। ठीक है, क्योंकि यही बोला गया था कि तुम लोगों को डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो कोशिश मैं करता हूँ कि जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अब आगे के यूनिट्स के, पहले यूनिट्स के तो चला गया, लेकिन इस पिन वाले यूनिट्स के आगे का मैं देखता हूँ। ठीक है, नोट्स तो मेरे पास वैसे भी बहुत सारे हैं जो तुम्हें दे सकता हूँ मैं, पर वो सब दे के कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें अलग से ही नोट्स दूंगा। ठीक है, तो ये सबसे बिल्कुल ना सिंपल सवाल था। ठीक है, अब इससे सिंपल जो सवाल है वो कोई नहीं है, ये सबसे मतलब समझ सकते हो कि इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों को मैं एक क्विज दे रहा हूँ, वो जरा अटेम्प्ट करो। अभी क्विज में तुम्हारा जो गूगल क्लासरूम है उस पे आएगा क्विज। ठीक है, क्विज जो है गूगल क्लासरूम पे अपेयर होगा 1-2 मिनट में।
क्विज में अभी कुछ वो टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को ना कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, जिनके तुम लोग को आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ये है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H की वैल्यू किस केस में ज्यादा होती है, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। आंसर देना है इसका। अभिषेक चौहान, तुम बताओ। क्या सर? जो H की वैल्यू होती है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब नेचुरल कन्वेक्शन में ज्यादा होगी कि फोर्स कन्वेक्शन में ज्यादा होगी? सर एच की वैल्यू फोर्स में। बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, फोर्स में ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल हम कोई भी सोर्स यूज करते हैं तो जो H की वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और भी बाकी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर H तुम्हें चेंज करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तुम नेचुरल कन्वेक्शन को फोर्स कन्वेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अगर H की वैल्यू फोर्स कन्वेक्शन में ज्यादा होती है, ठीक है, तो हम फिन्स की बजाय फोर्स कन्वेक्शन क्यों नहीं यूज करते? ये क्वेश्चन का आंसर देगा अभिषेक कुमार, रोल नंबर 11। पता नहीं। तुम लोगों को मैंने इनिशियली बताया था ना कि फिन्स जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी फिन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि हर जगह पे देखो, जो फोर्स कन्वेक्शन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें अलग से कुछ लगाना पड़ेगा। मतलब तुम्हें या तो फैन चाहिए होगा या तो फिर तुम्हें ब्लोअर चाहिए होगा, जो तुम उस जगह पे फिट कर पाओ जहां पे तुम्हें फोर्स कन्वेक्शन लेके आना है, ठीक है। तो एक्चुअली हर जगह पे जो है ये चीज फिट नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब तुम अगर ब्लोवर लगाने जाते हो या फिर फैन लगाने जाते हो तो उसका एक कॉस्ट भी होता है, एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तुम्हारे सिस्टम की, ठीक है। दूसरा ये है कि स्पेस की हर जगह पे कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे तुम उसको लगाने जा रहे हो वहां पे तुम्हारे पास उसके लिए स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। सो जो कॉम्पैक्ट है तुम्हारा सिस्टम वो कॉम्पैक्ट नहीं रह जाएगा अगर एक्सटर्नल चीजें उसमें यूज करें। और दूसरा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इंस्टीड ऑफ मेकिंग द एच लार्जर, ठीक है, व्हाट वी डू, वी यूज द फिन्स, ठीक है। क्योंकि फिन्स क्या करता है, फिन्स का काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, ठीक है। तो ये हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हमारा फर्क किस पे पड़ रहा है? फर्क हमारा हमेशा पड़ेगा किस पे? एरिया पे। हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एच वही है, एच जो पहले था वो वही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बाइक में भाई फैन लगा दो जहां पे इंजन है, तो पॉसिबल नहीं है ना, बाइक में ऑलरेडी बहुत कम जगह है, वहां कहाँ फैन लगाने जाओगे? अगर हीट ट्रांसफर इंक्रीज करना है मान लो तो इंजन के ऊपर फैन लगा दो, इंजन के ऊपर फैन कहाँ फिट करेंगे इतना? वो एक तो सिस्टम भी तुम्हारा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और हवा, तुम्हारी बाइक जा रही है कहीं पे तो हवा उसमें ऑलरेडी हवा फ्लो कर रही है फोर्स कन्वेक्शन से, उसका फैन लगाओगे तो फैन इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो देयर आर मेनी कंस्टेंट दैट आर with the rising or with increasing the heat transfer coefficient H. That's why we opt for the increase in area. If you want to increase the heat transfer, we opt for the increase in area, and that is only possible with the fin. ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिन का ये है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं तुम्हें और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। मेरे पास आज अटेंडेंस आ गई है सारे लोगों की, तो तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है।